है दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 7 पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। आज हम पाठ करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, भाषा की बात और समरी करेंगे। तो पहला प्रश्न करेंगे पहले लेखा जोखा। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़ा, बसुला क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्योंकि वह काम सारे इन्हीं हथियारों से करते थे। ये सारी चीज़ें इसलिए वो खरीद कर रखते थे। अब हम इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर जो है, यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, किसी भी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसुले इसीलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, जो घर में छोटा कोई भी काम घर में बना सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे लुहार हो गया, लुहार लोहे की सामग्री बनाने वाला, बढ़ईगिरी लकड़ी की सामग्री बनाने वाला, बढ़ावा दे, आत्मनिर्भर बने, वह छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताके। वह ये सारी सामग्री इसलिए रखा करते थे ताकि जो भी काम छोटे मोटे काम है, खुद कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आश्रम में, हम वो काम को स्वयं कर लिया करेंगे। इसीलिए गांधी जी सारी सामग्री रखते थे। अगर सारी सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो उस काम को हम आसानी से नहीं कर सकते हैं और हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं, आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। चुस्ती मतलब काफ़ी एक्सपर्ट थे गांधी जी हिसाब किताब करने में। और आश्रम जब बनवाए थे, पाठ का नाम ही है आश्रम का अनुमानित व्यय, किस तरीके से खर्चा करना है ये सब गांधी जी को पता था। उत्तर है, गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। क्या सही है, पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। निम्न उदाहरणों द्वारा इस वक्तव्य को स्पष्ट करना है, बताना है। इसमें हम करेंगे, अब यहाँ से इसमें है कि गांधी जी कहते हैं कि दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार, जुलूस, जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे। तो पहले ही यह योजना बना ली गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयबजी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उनको पता था कि स्थिति गंभीर है, अगर मुझे एक पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो अब्बास तैयबजी दांडी की यात्रा का नेतृत्व करेंगे, वो लीडरशिप आगे लेकर चलेंगे। दूसरा पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के समय भी वे ये हिसाब लगाने में पूर्णतया सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है, कैसे उन पे हमला करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कदर करते थे। जो भी वह बात कहते थे लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे, उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। जो भी कहते थे उनकी बातें सभी लोग मानते थे। वे बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करते थे, एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार 25-25 किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए ही खर्च करना चाहिए, अनायास कामों के लिए धन को खर्च करना ठीक नहीं है। शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे धन खर्च करना चाहिए, अन्यथा नहीं खर्च करना चाहिए। किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब ये बहुत कुशलता से लगाते थे। कहाँ कितना पैसा खर्च होना है, कहाँ कितना लगेगा, सब कुछ लिख कर रखते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। वो साबरमती आश्रम था, आश्रम का खर्च कैसे है, कितना खर्च होगा, सारी चीज़ें वो बड़े ही हिसाब किताब से लगाते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। गांधी जी, अब इसमें है प्रश्न 3 है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, कोई बच्चों का आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे, इसे हमें बताना है। उत्तर है, छात्र इस पाठ से उदाहरण लेकर बाल आश्रम के लिए आवश्यक चीज़ों को अनुमानित कितना खर्च करना है अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या सामग्री चाहिए, इस पाठ की सहायता से अगर हम चाहें
तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सामग्री बाल आश्रम खोलने के लिए लगेगा। प्रश्न 4 है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते हैं। इसके क्या कारण रहे होंगे? इन कामों की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसकी लिस्ट बनाइए और उसकी सामग्री रखिए घर में और कोशिश करिए। क्यों नहीं आपको आएगा? उत्तर, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं नहीं सीख पाते हैं। जैसे घर की पुताई, सफाई करना, लिपाई करना, सफ़ेदी लगाना, सफ़ेद पेंट लगाना घरों पे, दूध वाला दूध देता है, खाट चारपाई बुनने वाला है, बुनवाई जाती है। कुछ ऐसी ही निम्न कार्य हैं मैं चाहकर भी सीख नहीं पाता है। जैसे कौन कौन से काम है जो हम चाहते हैं पर सीख नहीं पाते हैं? अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं सीख पाएंगे हम? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए सीखेंगे तो जरूर आएगा। कार्य है और कारण है। रोटी बनाने का कार्य, लगन की कमी। सिलाई करने का काम, सिखाने वाला नहीं मिला। अगर जब कोई ढंग का मिलेगा ही नहीं तो हम करेंगे कहाँ से उसको? इसमें है चप्पल जूते में टाका लगाना, उसकी सिलाई करना, जानकारी का अभाव एवं औजारों की कमी। मैं इन कामों को सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं इन कामों को सीखकर दम लूँगा। मैं इन कामों को सिखाने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति की तलाश में हूँ। इस काम को सीखकर ही दम लूँगा। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो पहले सामग्री जुटाइए और फिर किसी को अपना गुरु बनाइए सीखने के लिए। प्रश्न 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली के बारे में क्या अनुमान लगाएं? उत्तर है इसमें, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं, स्वावलंबन बन सकते हैं, भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे आदि स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना होना चाहिए। आश्रम के कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब कोई काम खुद करना, मेहनत से करना, अपने आप करना। छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं उसे हम अपने आप घर में स्थापित कर सकते हैं। भाषा की बात, अनुमानित शब्द अनुमान से इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तन हो जाता है। नीचे प्रत्यय वाले कुछ और शब्द हैं, उनमें पहचानना है और हमें इसको परिवर्तन करना है। अभी हम करते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बता रखा है किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए इसमें है यहाँ मौखिक है, फिर इसके बाद इसका उत्तर करते हैं, यहाँ से करते हैं। यहाँ पे तो ये है मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। अब ये उत्तर इसका करते हैं हम लोग। उत्तर है इसका प्रामाणिक। यहाँ पे इत लग गया है, यहाँ पे ई और ती, इत लग के ही प्रमाणित बन गया है। झंकृत, झंकार प्लस इत, व्यवस्थित व्यथा प्लस इत जोड़ के बना द्रवित, द्रव प्लस इत, मुखरित, मुख प्लस मुखर प्लस इत, मुखरित। इस तरीके से जो प्रत्यय होता है वो जो शब्द शब्दांश के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द शब्दांश के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सफल है, सफल में अ लगा देंगे तो असफल बन जाएगा, उसको उपसर्ग कहेंगे। और इसके बाद अगर प्रमाणिक है, प्रमाण है, प्रमाण में जब इत लगा देंगे तो प्रमाणिक बन जाएगा, वो प्रत्यय बन जाएगा। तो प्रत्यय हमेशा अंत में ही लगता है। और कुछ प्रत्यय करते हैं, शिक्षित, शिक्षा प्लस इत, द्रवित, द्रव प्लस इत, मोहित, मोह प्लस इत, मुखरित, मुख प्लस इत, चर्चित, चर्चा प्लस इत। इस तरीके से तमाम हम प्रत्यय को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका हुआ है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द सोचकर लिखना है, उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्या होगा? उत्तर है यहाँ से हम करते हैं। इसमें देखिए राह खर्च, राह खर्च मतलब राह का खर्च, रास्ते का खर्चा। क्रीड़ा क्षेत्र, खेलने का क्षेत्र। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत।
घुड़सवार घोड़े पर सवार, गंगा जल गंगा का जल, वनवास इसमें इन शब्दों का में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। मतलब मेन शब्द जो है, जैसे तुलसी को बना के कृत लगाए, गंगा मेन शब्द है, फिर जल उसको सार्थक बना रहा है। तो इस तरीके से जो है वो शब्द बने हुए हैं। जैसे इसमें कर लेते हैं, यहाँ पे है रा खर्च, रा के लिए खर्च करने वाला, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, अभी मैं बताई, गंगा जल गंगा का जल, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र खेलने के लिए क्षेत्र, घुड़सवार घोड़े पर सवार होने वाला। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसकी छोटी सी समरी कर लेते हैं। आश्रम का अनुमानित व्यय जो है, गांधी जी ने आश्रम जो स्थापित किया था उस आश्रम को खोलने के लिए गांधी जी ने बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा की थी। जैसे प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित करते हैं, खोलते हैं, बनाते हैं लोगों के लिए। आश्रम में प्रयोग में लाए जाने वाले सामानों की सूची गांधी जी के कार्य नियोजन की क्षमता को दर्शाती है। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ों का भी कितना ध्यान रखते थे और धन खर्च करने में कितने किफ़ायती थे, इसका पता यह पाठ पढ़ने से चलता है। तो हम इसमें जो है गांधी जी किस तरीके से क्या सामान लेना है, कितने सामग्री चाहिए, क्या चाहिए, सारी बातें थी। वो बजट बनाते थे और बजट को हिसाब किताब करते थे, कितने साल में कितना सामग्री की आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ें बड़े ही विधि विधान से वो करते थे। और अनुमानित सदस्यों की संख्या के आधार पर अतिथियों की संख्या, मकान का क्षेत्रफल, पुस्तकालय रखने की जो पुस्तक रखने की पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, अलमारियाँ कितनी होनी चाहिए, खेत के लिए ज़मीन कितना होना चाहिए क्योंकि खेत में अनाज उगेगा तभी ना जो आश्रम में रहने वाले लोग भोजन करेंगे। औजार जो सामग्री है जिससे किसी चीज़ को बनाई जाती है वो कितना होना चाहिए, रसोई घर के लिए सामान, किचन की सामग्री कितनी होनी चाहिए, वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च कितना होना चाहिए, सभी का बजट गांधी जी ने बनाया था, जिससे कि आसानी से आश्रम का अनुमानित व्यय बन चुका और आराम से वो आश्रम चलने लगा। तो किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी एक सूची बनाना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए और उस लिस्ट के आधार पर ही अपने काम को अंजाम देना चाहिए, तभी हमारा काम सफल होगा। इसीलिए गांधी जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस पाठ से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। पाठ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।